सभी का स्वागत करता हूं मैं। इससे पहले कि हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था किस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लेकर आया गया था। वी हैव डिस्कस वेरी ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पहले इंपॉर्टेंट एक्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट इन इंडिया। इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट इन इंडिया जो पास हुआ था वो 1773 में पास हुआ था। इस एक्ट के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि टू लिमिट द नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी जो प्रोपराइटर्स की एक बॉडी बनाई गई थी, पहले उसकी कोई लिमिट नहीं थी। देयर वाज नो लिमिट, कितने भी हो सकते थे, वो 500 भी हो सकते थे, 1000 भी हो सकते थे, देयर वाज नो लिमिट। बट एज पर रेगुलेटिंग एक्ट इनके ऊपर में थोड़ी लगाम लगाने के लिए द नंबर गॉट लिमिटेड टू 24 लोगों की एक लिमिट कर दी गई थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं उनकी संख्या 24 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इससे कम हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो 24 मेंबर्स ही जो मेन प्रोपरेटर होंगे उन्हीं से बात की जाएगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होंगे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई भी टैक्स की चोरी होती है, कभी भी रेवेन्यू को अगर कम या ज्यादा आंकलन करके दिखाया जाता है, किसी भी तरह का कोई भी दावपेच होगा जो लीगलिटी सिस्टम के अंडर में होगा, वो उन सभी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विल बी आंसरेबल। सो दे गॉट लिमिट अप टू 24 मेंबर्स। तो 24 लोगों की इसमें एक लिमिट डिसाइड कर दी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। The first post of executive body that has been imposed in India by the British Crown, that was the Governor General of Bengal post in India। तो पहली जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी वो भारत में इंपोज हो गई थी 1773 में। इस पोस्ट को इंपोज किया गया था। So that was the executive post and it was the post of Governor General of Bengal। So whatsoever the rule has been created in the Legislation Assembly of Britain for India, the final rule to impose the final rule in India, so whole authority has been given to the Governor General of Bengal। जो भी नियम कानून वगैरह लेजिस्लेटिव असेंबली लंदन में बनाए जाएंगे ब्रिटेन में बैठ के, उन नियम कानून को लागू करवाने की जो मुख्य पूर्णतः जिम्मेदारी होगी वो होगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल नियुक्त किए गए वारन हस्टिंग्स को इनको यहाँ पे भारत में मौका मिला अपने ये कार्यशैली को संभालने का। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, गवर्नर जनरल बंगाल के पास में ही वाज हैविंग 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड एज हिज काउंसलर्स and whole body comprising a governor general and 4 member was known as the governor general executive council। इन इस बॉडी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम दिया जाता था। तो एक गवर्नर जनरल होंगे और उनके साथ में 4 मेंबर होंगे। इस पूरी कंपाइल्ड बॉडी को नाम दिया गया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, इसमें नाम दिया गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, if there were 4 members, अगर 2 मेंबर्स किसी बात के बारे में यस कह रहे हैं और 2 मेंबर किसी बात पे नो कह रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल गवर्नर जनरल में गॉट कंफ्यूज कि उसको किसका सारा किस तरफ जाए, वो राइट यस की तरफ जाए, नो की तरफ जाए, किसी भी डिसीजन में ऐसा हो सकता है। इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस सो गवर्नर जनरल हैविंग द वेरी इंपॉर्टेंट पावर, दैट पावर इज कॉल्ड टू ब्रेक द डेडलॉक। गवर्नर जनरल की मर्जी है, वो यस का सहारा भी ले सकता, नो का सहारा भी ले सकता। नोबडी इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बॉडी आपने ये क्वेश्चन या फिर ये आंसर क्यों ऑप्ट किया, व्हाई यू हैव सेड यस फॉर दैट पर्टिकुलर बिल और व्हाई यू हैव सेड व्हाई यू हैव रिजेक्टेड दैट पर्टिकुलर बिल। सो इट वाज फाइनल अथॉरिटी तो गवर्नर की फाइनल अथॉरिटी होती थी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फाइनल अथॉरिटी दी गई ऑफ डिसीजन ऑफ मेजोरिटी बेसिस। वो अपने हिसाब से किसी को भी मेजोरिटी डिसाइड कर सकता था। अगर ऐसा हो कि 3 लोग यस कह रहे हैं और 1 पर्सन नो कह रहा है, गवर्नर जनरल फील सो द पर्सन हु इज सेइंग नो इज कन्फाइंड एंड राइट एज इफ नाउ फॉर द इंडिया। तो गवर्नर जनरल उस डिसीजन के साथ भी ले सकता है टू डिसाइड द फाइनल मेजोरिटी दैट वाज देयर इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। तो उसके बाद से फाइनल मेजोरिटी को ब्रेक करने का था सो थ्रू द कंसेंसस। एंड इस सिचुएशन को हम डेडलॉक सिचुएशन बोलते हैं। ये सिचुएशन को हमने एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फिलहाल कॉपी पेस्ट किया है। As if now the president of India have the power to break the deadlock. If certain house, if there is a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha, लोक सभा राज्य सभा के बीच में किसी भी बिल को लेके अगर मतभेद हो जाता है, लोक सभा इज सेइंग दैट बिल नीड टू बी पास, राज्य सभा इज सेइंग दैट बिल इजंट नीड टू बी पास, बिल नहीं पास होना चाहिए। इन दैट केस एक जॉइंट कमेटी जो जॉइंट सेशन बिठाया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सुपरविजन में एक सेशन बिठाया जाता है। प्रेसिडेंट को ये जो डेडलॉक को ब्रेक करने की पावर ली गई है, इस पावर का कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जुड़ा हुआ है। 1773 में ये पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की थी, बट एज इफ नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास में इन केस देयर इज अ टसल between Lok Sabha and Rajya Sabha. So president is the final authority to break such kind of tussle, to break such kind of deadlock in India. And as per Article 308 Section C, subclause 3,
इसके अंतर्गत में प्रेसिडेंट कैन समन द बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं जो ये पावर में है, और अपने हिसाब से एक फाइनल निर्णय ले सकता है। वो चाहे तो लोकसभा के साथ जा सकता है, या चाहे तो राज्यसभा के साथ जा सकता है, या चाहे कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकता है। तो ये जो हमने एक इंपॉर्टेंट इंपोजिशन लिया है फिलहाल करंट कॉन्स्टिट्यूशन में, वी हैव एनी हाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से हमने ये बात को लिया है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात थी, earlier we don't have any legal system in India, now we got our legal system in India, but not for Indians, but for the Britishers who are living in India, doing their business. If there is any kind of a tussle, if any kind of confusing among the Britishers, those are working in India as per the tradesmen, then the final dispute can be resolved in the Supreme Court of India, but for the Britishers. That Supreme Court has been created in Calcutta. कलकत्ता में फाइनली सुप्रीम कोर्ट बनी। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके साल भर बाद में 1774 में हमें इंडिया को अपनी पहली सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के फोर्ट विलियम में मिल गई। ओके, तो द लीगल इश्यूज कंसर्निंग ब्रिटिशर्स इन इंडिया, they got their supreme court in 1774 but in Calcutta. So as per article 124, as per article 124 we have our supreme court incorporated. सुप्रीम कोर्ट में क्या कॉलेजियम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट किसे बोला जाता है, क्या डेफिनेशन उसकी, उस पूरी डेफिनेशन के बारे में आर्टिकल 124 में दिया गया है, जो कि हमने ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट से एक तरह से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी हैव टुक फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से लेके, सो अगेन द मीनिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या, तो लिमिट समथिंग, टू बैन समथिंग, किसी चीज को लिमिट कर देना, बैन कर देना। लिमिट की गई थी ब्रिटिशर्स के ऊपर में जो भारत में व्यापार कर रहे थे, उनके ऊपर में कहीं ना कहीं लिमिट की गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की यहाँ पे नियुक्ति की गई। इससे पहले कोड ऑफ डायरेक्टर का नंबर लिमिट कर दिया गया ताकि उनको उनकी पावर को लिमिट किया जा सके। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डायरेक्ट आंसरेबल होगा ब्रिटिश क्राउन को इंग्लैंड में, लंदन में। उसके बाद में उनके पास में 4 लोगों की एक कमेटी थी। 4 लोगों की कमेटी अगर किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैव द फाइनल अथॉरिटी टू ब्रेक द डेडलॉक सिचुएशन। सेम काइंड ऑफ अथॉरिटी नाउ वी हैव गिवन टू आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 108 क्लॉज सी, सेक्शन सी क्लॉज 3 में हमने अपने प्रेसिडेंट को दिया है। वो दोनों हाउसेस को समन करके लोकसभा राज्यसभा को कोई फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिल गया था, बट दैट वाज एट दैट टाइम वर्किंग ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स। उनके यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होते थे ट्रेड वगैरह को लेके, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए 1774 रेगुलेटिंग एक्ट को में सुप्रीम कोर्ट दिया गया था कलकत्ता में। सो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है, डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से इंडिया एक्ट की बात करेंगे और इंडिया चार्टर एक्ट की सीरीज के बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।